सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में अभ्यास सागर का दूसरा पाठ करने जा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने तत्सम और तद्भव तक किया था बेटा। तत्सम, तद्भव और विराम चिन्ह तक हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। तो यहाँ पर विराम चिन्ह के दे रखे हैं बेटा, यहाँ पर पहचानना है हमें, यानी वाक्य जो दे रखे हैं इधर उनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है और उसका नाम भी लिखना है। तो पहले वाला, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब पूर्ण रूप से विराम, पूरी तरह से रुकना। तो जहाँ हमारा वाक्य ख़त्म हो जाता है बेटा, वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर है हमारा दूसरे वाला, ये हम लोग कल हम आपके सारे कर चुके हैं कि कहाँ हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, कहाँ एकल उद्धरण चिन्ह लगेगा। तो ये सारा का सारा हम लोग सारा कल कर चुके हैं विराम चिन्ह में। अब अगले वाले में देखिए, हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। तो यहाँ पर केबल को हमने किसने में डाला? एकल उद्धरण चिन्ह में डाला है। और आखिर में हमारा अंत में क्या आता है? पूर्ण विराम। हम लोगों को यहाँ एक साइड हमें लिखना है, यानी यहाँ हम लोग अपने लिखेंगे कि कौन से इसमें विराम चिन्ह कौन सा प्रयोग किया गया है। ये जैसे है विराम चिन्ह है तो इसको हम क्या बोल लेंगे? पूर्ण विराम। अगर ये वाले हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एकल उद्धरण चिन्ह। तो इस तरह हमें इनका बताना भी, यहाँ लिखने भी हैं और आगे उनके नाम भी लिखने हैं कि उसको क्या हम कहते हैं। फिर है हमारा थर्ड वाला, हम एक ही सवाल दागते के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, यानी अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़ा और विराम मतलब रुकना। तो थोड़ा सा विराम हम लोग लेते हैं इधर, थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं, वहाँ होगा अल्प विराम। आज अब जो इसकी कही हुई बात उसको हम किस में डालते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह में। जैसा कि आपको कल बताया था कि जो भी बात हम लोग ज्यों की त्यों कहते हैं उसको हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा कौन सा है? दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसमें। यहाँ शुरू करते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह, फिर उसके बाद लिखेंगे आज भाभी जी का क्या हाल है। अब उन्होंने हाल पूछा है तो यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद हो जाता है। अगले वाले में है पहला दोहरा उद्धरण हम लोग शुरू करेंगे। आंटी के बाद थोड़ा सा रुका गया है तो यहाँ पर अल्प विराम। फिर आंटी, तो ये दोनों संबोधन की तरह प्रयोग किए गए हैं तो यहाँ हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह। मम्मी ने आपकी साड़ी प्रेस करवा कर भेजी है तो यहाँ पर पूर्ण विराम और हमारा जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है वो हो जाता है बंद। ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि बेटा यहाँ हम लोग जैसे ये हमने पूर्ण विराम दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया तो इससे पहले, इसको बंद करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? जो भी यहाँ पर अगर मान लो प्रश्नवाचक हुआ या यहाँ पर पूर्ण विराम हुआ तो ये हम इस दोहरा उद्धरण चिन्ह इससे पहले हम लोग ये लगाएंगे यहाँ पर। फिर है पंडित जी। पंडित जी, उसके बारे में बताया कि कौन पंडित जी? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्ठक में डालना है उनको, जहाँ पर हम लोग उनके बारे में बता रहे हैं कि पंडित जी पहले हमने कहा, लेकिन कौन पंडित जी? उनका नाम हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं यहाँ पर, यानी कोष्ठक में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब यहाँ देखिए, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ? लास्ट में पूर्ण विराम, क्योंकि हमारा ये साधारण वाक्य है और ये खत्म हो गया है तो अंत में हम लोग लगाएंगे पूर्ण विराम। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। फिर है मैं चिल्लाया के बाद थोड़ा सा रुकना है तो यहाँ अल्प विराम। तो चिल्लाकर जो बोला गया है, जो कहा गया है उसको कैसे लिखना है? दोहरा उद्धरण चिन्ह में। यह कूड़ा किसने फेंका है? तो यहाँ पर किसने फेंका है इसका मतलब प्रश्न पूछा है कि किसने फेंका है, कौन फेंका है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद हमारा जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है वो होगा बंद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ से हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू करेंगे और यहाँ हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह खत्म करेंगे।
और यहाँ लगाएंगे प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है। आज मैंने प्रेमचंद की, तो यहाँ पर प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। तो प्रेमचंद की बोलने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं, तो हम लोग यहाँ अल्पविराम लगाएंगे। बड़े भाई साहब ये कहानी है, कहानी का नाम, तो इसको हम लोग एकल उद्धरण चिन्ह में डालेंगे बेटा। जैसा कि आपको कल बताया था कि कोई उपाधि होती है, कोई कहानी होती है, किसी पुस्तक का नाम होता है, तो उसको हम लोग एकल उद्धरण चिन्ह में डालते हैं। और कही हुई बात अगर ज्यों की त्यों बोली जाती है तो उसको हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह में डालते हैं। तो ये है यहाँ पर आएगा हमारा एकल उद्धरण चिन्ह, ये वाला बड़े भाई साहब, इसको हम लोग एकल उद्धरण चिन्ह में डालेंगे। कहानी पढ़ी, लास्ट में हमारा होगा पूर्ण विराम। बच्चों क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर हम लोग विस्मय आदि बोधक भी लगा सकते हैं और यहाँ हम लोग सिंपल अल्प विराम भी लगा सकते हैं। बच्चों के बाद अल्प विराम, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक सिंपल से वे में होगा कि अगर बच्चों को सीधे सीधे पूछा जाता है बच्चों क्या कर रहे हो, तो वहाँ पर बच्चों के बाद जो अल्प विराम है वो क्या कर रहे हो के बाद प्रश्नवाचक। लेकिन अगर यहाँ पर एक विस्मय के साथ यानी एक हैरानी के साथ पूछा जाता है बच्चों क्या कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चों के बाद हम लोग विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे संबोधन जहाँ पर होता है वहाँ पर भी हैरानी होती है, कोई शोक होता है, घृणा होता है, तो उनके भाव के बाद हम लोग कहाँ क्या लगाते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। कचरा इधर उधर मत फेंको, तो अब यहाँ पर कचरा इधर उधर, इधर उधर है बेटा, उसके बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इधर उधर के बीच में योजक चिन्ह और लास्ट में आएगा उधर मत फेंको, फेंको के बाद पूर्ण विराम। अरे बाप रे, यहाँ हैरानी, कितना बड़ा हाथी, तो यहाँ पे हैरानी हो रही है, हमें आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पर अरे बाप रे के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह, इतना बड़ा हाथी, तो यहाँ पर लास्ट में हमारा होगा पूर्ण विराम। अब ये हमारा आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए वाक्यों के उत्तर लिखिए। यहाँ ये हम लोगों को पूरा गद्यांश पढ़ना है और उसके बाद ये नीचे दिए हुए क्वेश्चन हैं, इनका हमें उत्तर देना। जैसे रीनू ने सबसे क्या कहा था, रीनू ने कहा था कि आज रेवा का जन्मदिन है तथा उसकी मम्मी ने आप सबको बुलाया है। रीनू कौन सा नज़ारा देखना चाहती थी, रीनू शाम का नज़ारा देखना चाहती थी जब सब लोग उपहार लेकर आएंगे और रेवा हैरान होकर सबको देखती रहेगी। स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी, स्कूल में रीनू सोच रही थी कि बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देख पाएगी। रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा, रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने देखा कि सब लोग खा पी रहे हैं, यानी सही में उधर कुछ फंक्शन हो रहा है और सब लोग खाने पीने में लगे हुए हैं। रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ, रीनू सबको अप्रैल फूल बनाना चाहती थी लेकिन वह स्वयं ही अप्रैल फूल बन गई। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर भी वही बेटा, ये अनुच्छेद का रूप दे रखा है, तो इसमें हमें क्या विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ये आप लोग इसमें लगा रखे हैं, वो हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पूरा बता चुके हैं आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका अनुस्वार है, ये भी हमारा आ चुका है बेटा, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और ये इसमें फर्स्ट आपका जो चैप्टर था उसमें भी अनुस्वार आ चुका है कि अनुस्वार क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है वहाँ, यानी उच्चारण के समय हवा नाक से निकलती है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे प्रशंसा, दंत, हिंदी, हंस, हंस, कंधा, महंत, प्रांत, दंग। तो यहाँ पर अब अगर मान लो हम लोग हंस शब्द लेके चलते हैं, अगर हंस है तो वहाँ पर क्या है, नाक से आवाज़ आती है, नाक से उच्चारण होता है, तो हम लोग वहाँ पर अनुस्वार लगाएंगे। अगर शब्द हुआ हंस, तो हंस में क्या है, मुंह और नाक दोनों से निकलती है हवा, तो वहाँ पर क्या होगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। अब निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग करना है। अब र जो प्रभाव है, तो प्रभाव में हम लोग प के नीचे पदेन र लगाते हैं। ठीक है, तो पदेन हम लोग आपको बता चुके हैं बेटा, जो पदेन होता है वो क्या है, यहाँ लगता है, ये वाला पदेन र है।
और जो रेफ होता है ये लगता है ऐसे ऊपर, यानी ये वाला जो र होता है ये होता है रेफ, और ये वाला जो पदेन होता है वो लगता है ऐसे नीचे। और खड़ी पाई के साथ में अगर लगता है तो ये, और अगर गोल वाले जो अक्षर होते हैं यानी गोल पेट वाले होते हैं जैसे ट है तो ट्रक, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग ऐसे, ये भी हमारा पदेन रूप उसका र का ही एक रूप होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग प्रभाव में प के नीचे जो होगा वो पदेन र होगा। ग्राहक में भी र जो है वो पदेन है। भ्रष्ट उसमें भी र जो है वो पदेन है। आश्चर्य उसमें रेफ। केंद्र में भी पदेन। कर्मचारी में रेफ, और निर्दयी में भी रेफ। प्रसाद जो है उसमें पदेन। तो ये हमारे र के विभिन्न रूप है। र के रूप जैसे एक ये होता है हमारा पूरा जो र होता है ये सिंपल र, एक होता है हमारा रेफ वाला, उसके बाद आता है हमारा पदेन, और ये वाला दूसरा पदेन। फिर आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में आता है निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाना है। नुक्ते का प्रयोग आपको बताया गया है बेटा, ये भी हमारा आ चुका है। नुक्ता जो होता है वो क्या है, एक बिंदु। बिंदु कौन सा, जो ज और फ के नीचे लगता है, यानी नीचे लगता है उसको नुक्ता बोला जाता है। ये उर्दू और फारसी शब्द जो होते हैं उनके नीचे प्रयोग किया जाता है वर्ण जो है। अब यहाँ पर अगर हम लोग मान लो रोज लगाते हैं तो यहाँ पर रोज, हम लोग उसको रोज नहीं बोलेंगे, रोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंपल ज होता है, यानी ज मतलब उस जिसके नीचे नुक्ता नहीं लगा है, अगर हिंदी का जो हम लोग वर्ण बोलते हैं ज, तो वहाँ पर जे की साउंड देता है, वो जे की आवाज़ निकालता है। लेकिन अगर वहाँ उसके नीचे हम लोग नुक्ता लगा देते हैं तो वो जेड की साउंड आती है, वहाँ पर आवाज़ जो उच्चारण जो होगा वो क्या होगा, जेड। तो यहाँ पर रोज़, गरज, टेलीफोन। अब फ वाले में आपको बताएं बेटा कि अगर हम लोग हिंदी वाला, ठीक है, फ से फल अगर हम लोग बोलते हैं तो फल शब्द में फ जो है उसमें हमारे दोनों होठ टच होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे फ। और अगर हम लोग नुक्ते वाला लगाते हैं तो वहाँ बोला जाएगा फन, यानी वो फ बोलते हुए हमारे जो होठों का आकार हो वो गोलाकार होगा, ठीक है। तो ये इनमें अंतर हो जाता है। अब जैसे इसमें टेलीफोन, लिफाफा, जीनत, नाज, ये सारे क्या है, नुक्ते वाले शब्द हैं। उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है निम्नलिखित मुहावरा को वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। अब फूला न समाना, फूला न समाना का अर्थ क्या होगा, बहुत खुश होना। दादाजी को देखकर मैं फूली न समाई। कान भरना, चुगली करना। मोहन की आदत है कि वह सबके कान भरता रहता है। दंग रहना, हैरान रह जाना, हैरान होना। मोहित की बातें सुनकर मैं दंग रह गया, या हम लोग दंग रह गए। ये उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना, अपना जो काम है वो निकालना। तो यहाँ पर रोहित को तो अपना उल्लू सीधा करना आता है, यानी उसको अपना काम निकालना आता है। फिर है खुश होना। खुश होने के भाव को प्रकट कौन कौन से, नीचे जितने भी मुहावरे दिए सारे इसी अर्थ को प्रकट करते हैं कि जैसे मन में लड्डू फूटना, गदगद होना, ज़मीन पर पाँव न पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला न समाना, ये सारे इनका अर्थ क्या है, खुश होना। तो यहाँ पर इनका मुहावरों में प्रयोग किया गया, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किया गया है। दिल्ली जाने की बात सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। राम के लौटने पर सभी लोग गदगद हो गए। मेरे प्रथम आने पर मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, या न पड़े। हमारी नई गाड़ी आई तो हमने घी के दिए जलाए। मेरी प्रिय मित्र को देखकर मैं फूली नहीं समाई। यहाँ पर फूली वर्ड आएगा बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग लिया है, समाई है तो यहाँ पर फूली। अगर यहाँ पर समाया होता तो यहाँ पर फूला हो सकता था। अब आगे है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो उसमें मुस्कुराहट, हमने यहाँ पर संज्ञा शब्द के भेद लिखने हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा संज्ञा का किस भेद का, ये कौन सा भेद है हमारा यहाँ। तो मुस्कुराहट, मुस्कुराहट में क्या है, भाववाचक। अब पहले एक बार हम ये देखते हैं बेटा संज्ञा क्या होता है,
किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या भाव का नाम जो होता है उसको हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के जो होते हैं 3 मुख्य भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में क्या होगा, किसी भी विशेष व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का नाम जहाँ पर आ जाता है, यानी प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक। अब जहाँ किसी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम का बोध करवाया जाता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जहाँ संपूर्ण जाति के बारे में बताया जाता है वहाँ होता है जातिवाचक संज्ञा। और जहाँ पर हमारे भाव, गुण, दोष, उसका जो स्वभाव है उसके बारे में अगर बताया जाता है तो वहाँ होता है भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए मुस्कुराहट। मुस्कुराहट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। किसान, वो किसी एक व्यक्ति के बारे में किसान शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसान में वो पूरी जाति के बारे में बताता है, क्योंकि किसान जो शब्द है वो जो खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, अपनी फसल उगाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, किसान। तो किसान जो शब्द है वो पूरी जाति को संबोधित करता है, तो इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। भिखारी है वो जो लोग भीख मांगते हैं, उनकी संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, उनको भिखारी कहते हैं, तो वहाँ पर आएगा जातिवाचक संज्ञा। धुलाई, धुलाई यानी क्रिया क्या हुई, धोना। धोना क्रिया है, उसका भाव क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आएगा भाववाचक संज्ञा। महाभारत, महाभारत किसी पुस्तक का या किसी ग्रंथ का नाम विशेष दे रखा है तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर है प्रेमचंद। प्रेमचंद क्या है, एक लेखक का नाम है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा लेखक, तो लेखक क्या होगा, वो संपूर्ण लेखक जाति को जो लिखता है उसको कहते हैं लेखक। तो लेखक शब्द संपूर्ण जाति के बारे में बताता है, तो वहाँ पर हम लोग जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे। लेकिन अगर लेखक का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आया प्रेमचंद, तो हम लोग यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। दुकान, दुकान क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। शत्रुता, शत्रुता में भाव यानी किसका, शत्रु व्यक्ति को देखकर, अगर हमारा कोई शत्रु है तो उसको देखकर कैसा भाव हमारे मन में आता है, शत्रुता का, दुश्मनी का। और अगर मान लो कोई दोस्त है तो उसको देखकर कैसा भाव आएगा, हमारे अंदर कैसी भावना उजागर होती है, दोस्ती की। तो यहाँ पर शत्रुता क्या हुआ, हमारी भावना उजागर करती है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर है शिमला। शिमला क्या है बेटा, किसी स्थान का नाम है, तो वहाँ पर होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम लोग यहाँ पे स्थान देते हैं तो स्थान अगर हुआ, मान लो हमने शहर लिखा, गांव लिखा, देश लिखा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, जातिवाचक में हो जाता है। लेकिन अगर हम मान लो उस गांव का नाम दे देते हैं, अगर हमने कहा सुनारिया, तो सुनारिया उस गांव का नाम हो जाता है, तो वहाँ पर वो आएगा किसी विशेष गांव का नाम, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर है जैसे शिमला है तो वो किसी स्थान विशेष का नाम दे रखा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। विद्यार्थी, विद्यार्थी में क्या है, वो पूरी छात्र जाति के बारे में बता रखा है, जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जो विद्या चाहते हैं, वो क्या है, विद्यार्थी। तो यहाँ पर विद्यार्थी जो हो वो संपूर्ण जाति के बारे में बता रखा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा आता है बेटा यहाँ अपने मोहल्ले की सफाई के लिए, सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है, तो यहाँ पर सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी जिला नगर निगम रोहतक, यहाँ पर हम लोग रोहतक का भी लिख सकते हैं, कहीं और का जाए तो वहाँ का भी पता लिखा जा सकता है। फिर विषय आप लोगों को बताना चाहूँगी बेटा कि जो भी हम लोग औपचारिक पत्र लिखते हैं, औपचारिक मतलब किसी भी जैसे किसी संस्था में लिखा है, किसी जैसे अभी यहाँ पर नगर निगम में लिखा है, अगर हम लोग अपनी स्कूल की प्रधानाचार्य को लिखते हैं, या हम किसी भी समाचार पत्र के संपादक को लिखते हैं, किसी बिजली बोर्ड में लिखा जाता है, या फिर इसमें जैसे परिवहन विभाग में लिखा जाता है, यानी वहाँ वो सारे के सारे पत्र होते हैं औपचारिक, जहाँ हमें औपचारिकता करनी पड़ती है। अनौपचारिक होते हैं जहाँ पर हमारे फैमिली यानी हमारे परिवार के, हमारे दोस्त, हमारा बड़ा भाई, छोटा भाई, हमारी दादी, चाची, नानी, अगर माता पिता, उनको हम लोग अगर पत्र लिख रहे हैं, अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं, तो वो वहाँ पर सारे होंगे अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर औपचारिक पत्र है ये किसी, क्योंकि हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, नगर निगम में लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को हम लोग पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये होगा औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में हम लोगों को विषय लिखना होता है बेटा।
तो यहाँ पर विषय हमारा क्या है, हमने क्यों पत्र लिखा है, मोहल्ले की सफाई हेतु। ठीक है, मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु यहाँ पर मोहल्ले में ये क्या होगा, हमारा पत्र है। फिर है माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके शहर रोहतक के, आपको अपनी जगह का नाम देना है यहाँ पर कि आप किस जगह के स्थायी निवासी हैं, आप कहाँ रहते हैं। यहाँ पर हम जैसे पाड़ा मोहल्ला लिखा है, आप कोई और भी इसकी जगह रोहतक का वो कोई और भी स्थान, आप कोई भी कॉलोनी हम लोग लिख सकते हो, कोई और मोहल्ला भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर रोहतक का हम लोगों ने लिखा, पाड़ा मोहल्ला का स्थायी निवासी हूँ। हमारे इधर एक सार्वजनिक पार्क है, पार्क में उसकी सफाई का जो जिम्मेदारी है वो इस व्यक्ति को दी है। आप किसी का भी नाम यहाँ लिख सकते हो कि उस व्यक्ति को दी थी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से नहीं निभा रहा है। इस जो पार्क है, इस पार्क में बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और उन पर बहुत सारी मच्छर और मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं, जो बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण दे रही हैं। इससे हमारे यहाँ खेलने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनको बहुत सारी नई नई बीमारियां हो रही हैं, उनके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द इस जो पार्क की सफाई करवा दें। हम लोग सब आपके आभारी रहेंगे। तो यहाँ पर नीचे आप लोग लिख सकते हो भवदीय या पार्थी और अपना नाम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है बेटा पत्र। तो ये जो चैप्टर है वो आपको रिवाइज करना है। थैंक यू।